Good day, everyone. How has been the preparation of the first 4 chapters of human geography? I'm sure you must be thorough with them. Let me now take you to a series of chapters on 3 major economic activities. So in this video today, we will be talking about chapter 5 of human geography, that is the primary activities. Well, the human activities which generate income, वो सभी काम जो पैसा जनरेट करते हैं, हम उनको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एंड दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड. इनमें से कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, यानी कि इस काम को करने के लिए हमें अर्थ के रिसोर्सेज को यूज करना पड़ता है, लैंड, वाटर, वेजिटेशन, मिनरल्स एट्सेट्रा. और जो लोग ये काम करते हैं, यानी जो लोग ऐसे हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, हम उन्हें रेड कॉलर वर्कर भी बोलते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें शायद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा जा रहा हो फाइनल गुड्स में, वी कॉल देम एज सेकेंडरी एक्टिविटीज. देन देयर आर सर्टन टर्शरी एक्टिविटीज लाइक द ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग एट्सेट्रा. एंड इस क्लास में ज्योग्राफी में अब आपको एक 4th और 5th सेक्टर से भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्वार्टिनरी एंड क्विनरी, जो कि आपके सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में इंक्लूडेड है. इस चैप्टर में, चैप्टर 5 में, हम सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ेंगे. इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स यू विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड सो ऑन. सो आर यू रेडी फॉर द जर्नी? प्राइमरी एक्टिविटीज के चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि जितने भी वर्ड्स आपको मेरी इस वीडियो में हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं, दे ऑल आर पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क. इसके अलावा जहां जहां एस्ट्रिक्ट मार्क है वो आपके मैप क्वेश्चंस बनते हैं. मैप्स की वीडियो हम लोग अलग से करेंगे, बट यहां पर वो पॉइंट आपको इंडिकेट कर रहा है कि दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन द मैप ऑल्सो. Now, this chapter may look a little long and tough and boring, but believe me, it is not so. आप इसको मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करें. I am very sure you will be thorough with the chapter. So let's start. पहला एक्टिविटी जिसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज में स्टडी करने जा रहे हैं, वो एक्चुअली ह्यूमन बींग्स का किया हुआ अर्लीस्ट एक्टिविटी है. दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग. तो जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, ये ज़्यादातर हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट थे. स्पेशली द पीपल हु वर लोकेटेड इन वेरी कोल्ड और वेरी हॉट एरियाज, वहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग प्रैक्टिस होता था. बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई या एंडेंजर हैं, इस वजह से अभी हंटिंग जो है वो इलीगल है. हम इसे पोचिंग भी कहते हैं. सो इट इज़ नॉट अलाउड नाउ, बट गैदरिंग अभी भी चलता है. गैदरिंग का मतलब हुआ कुछ भी प्लांट्स या एनिमल्स को एक्सट्रैक्ट किया ह्यूमन ने अपने यूज के लिए. बट आप समझने की कोशिश करें कि अगर हम इसको कंपेयर करें किसी भी और इकोनॉमिक एक्टिविटी से, तो गैदरिंग का जो प्रोडक्टिविटी है, यानी 1 पर्सन जो आउटपुट देगा कोई भी सामान को गैदर करके रैंडमली, उसकी यील्ड बहुत कम होगी. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंस में बात करूं, सो गैदरिंग इज नॉट अ वेरी वायबल प्रैक्टिस. दे कैन नॉट कम्पीट विद द प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द कंपनीज. जो मशीन से प्रोडक्ट बनते हैं उनकी क्वालिटी इतनी बेटर है और प्रॉबेबली उनका प्राइस भी बहुत कम होगा क्योंकि मास प्रोडक्शन होती है. सो गैदरिंग कैन नॉट रियली कम्पीट विद द इंडस्ट्रीज. But then we need to understand this as the primary activities first part. Fishing also is one of the hunting activities only. ये कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. अब तो फिशिंग करने का तरीका बहुत मॉडर्नाइज हो गया है. वी हैव वेरी वेल इक्विप्ड हाईटेक ट्रेलर्स वेयर द फिशिंग कैन बी प्रैक्टिस. सो फिशिंग as an activity in the primary sector is still being done. Now look at the areas where gathering is practiced. I told you hunting is illegal, though we are only referring to the areas where the gathering is practiced. मैंने आपको बताया कि इस तरह की एक्टिविटीज नॉर्मली एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट एरियाज में होती हैं. सो द फर्स्ट एरिया वेयर इट कैन बी प्रैक्टिस इज द हाई लैटिट्यूड जोन्स लाइक नॉर्दर्न कैनेडा, यूरेशिया, सदर्न चाइल्ड. इट कैन ऑल्सो बी प्रैक्टिस इन द लो लैटिट्यूड्स लाइक द अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका.
and then in certain interior parts of the Southeast Asia. This is available on map page number 32 of the NCERT books and is a very important question for the maps also. सेकेंड एक्टिविटी जो प्राइमरी सेक्टर में हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज पैस्टोरिज्म. पैस्टोरिज्म कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास 10th में एक चैप्टर भी पढ़ा था शायद एसएस में. पैस्टोरिज्म का बेसिक मतलब होता है जब कुछ लोग एक जगह पर परमानेंटली सेटल नहीं होते, दे कीप मूविंग. और ये सिस्टम स्टार्ट हुआ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से. इंसान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया. दैट मीन्स लॉट ऑफ एनिमल्स हु वर अवेलेबल फॉर things like milk etc. they were domesticated. अब इनमें से कुछ एक्टिविटीज पैस्टोरलिज्म की ही ऐसी हैं जिसमें जो पर्सन इनको डोमेस्टिकेट कर रहा है इन एनिमल्स को, वो एक जगह पे कंटिन्यूसली स्टे नहीं कर रहा, परमानेंटली स्टे नहीं कर रहा है, वो मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम इसको ट्रांस ह्यूमन्स भी बोलते हैं. कुछ ट्राइब्स हैं इंडिया हिमालयाज में, गुज्जर्स, बकरवाल, गद्दीज, भूतियाज, ये सब नोमैडिक हर्डिंग को प्रैक्टिस करते हैं. सो नोमैडिक हर्डिंग या पैस्टोरल नोमैडिज्म is a kind of a primitive activity in which the herders, they rely on animals for food, clothing, shelter, tools and transport, but they do not settle at one place. They keep moving from one place to another. Usually this movement is based on the climatic conditions of these areas. So areas like North America to Mongolia and Central China, tundra to Eurasia, Southwest Africa and Madagascar, ये सभी वो areas हैं जहाँ पर pastoral nomadism practice अभी भी होता है. But let me also remind you that the number of pastoral nomads, it has been decreasing now, and there are a lot of reasons for this. One of the most important reasons is कि अब गवर्नमेंट की तरफ से political borders बनने की वजह से movements restricted हैं. तो pastoral activity in terms of nomadic herding अब काफ़ी हद तक limit हो चुकी है, कम हो चुकी है. So pastoralism का एक दूसरा version after the decrease in the pastoral nomads is कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग. यहां पर भी एनिमल्स को रेयर किया जा रहा है बट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड अ वेरी स्पेशलाइज्ड वे. एक ही तरीके के एनिमल को रेयर किया जाता है. देयर आर परमानेंट रैंचेस जहां पर इनको रखा जाता है एंड लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट. इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी. सो द एरियाज वेयर दिस इज प्रैक्टिस्ड आर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एंड यूएसए. नाउ वी कम टू अनदर प्रिमिटिव एक्टिविटी which has modernized with the passage of time, and that is agriculture. So there are a lot of agricultural systems. Let's discuss these one by one. The first is the subsistence agriculture. Subsistence agriculture का मतलब हुआ कि जो farming area में जो सामान produce हो रहा है वो उसी area में सारा consume भी हो जाएगा. So the farming areas consume all the goods which are produced in that local area. हम subsistence agriculture को further divide कर देते हैं primitive subsistence and intensive subsistence में. Primitive subsistence का मतलब हुआ the shifting cultivation. हम इसको slash and burn cultivation भी बोलते हैं कि एक area को clear किया गया, वहाँ पे फसल लगाई गई and after that particular harvest that area is again cleared, sometimes burnt, and then it is left for some time कि उसकी जो fertility है वो वापस से resume हो जाए. ये 1 mark का question आता है. In the northeastern states of India, the primitive subsistence or slash and burn is known as झूमिंग. In Central America and Mexico, it's known as milpa, and in Indonesia and Malaysia, it is known as ladang. The second option under the subsistence agriculture is that of intensive subsistence. Intensive का मतलब हुआ ये उन एरियाज में प्रैक्टिस होता है जहां पर लैंड जो है कम है एक पर्सन के पास, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जैसे कि एशिया. तो एक फार्मर क्या सोचेगा कि जितना भी उसके पास लैंड है उसमें से ही वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले, उसमें से ही मैक्सिमम आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी उसको मिलना चाहिए. हम इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ऐसी क्रॉप्स जो डोमिनेटेड है बाय वेट पैडी. वेट पैडी कल्टीवेशन का मतलब हुआ राइस क्रॉप. तो आप आगे आके अभी दूसरी ज्योग्राफी की सेकंड बुक में आप पढ़ेंगे भी कि राइस को कल्टीवेशन के लिए किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस की जरूरत होती है. बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट नो इज दैट राइस नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट डोमिनेटेड बाय वेट पैडी. तो यानी कि ये ऐसे एरियाज में प्रैक्टिस किया जा सकता है जहां पर बारिश अच्छी हो,
या इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी हो, एंड ऑफ कोर्स द सॉइल शुड बी फर्टाइल. द सेकेंड इज द इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर विच इज डोमिनेटेड बाय द क्रॉप्स अदर देन पैडी. सो फॉर एग्जाम्पल व्हीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरगम, ये सब कुछ ऐसे ही क्रॉप्स हैं जहाँ पे जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. सो एरियाज लाइक नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान, इवन इन इंडिया द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, वहाँ पर ये सारी क्रॉप्स जो हैं वो कल्टिवेट की जाती हैं. Now let me take you to another primitive activity, the plantation agriculture. The introduction of this kind of agriculture was done by the Europeans during the period of imperialism. So what these Europeans would do, ये बहुत large area of land के अंदर एक particular kind of crop को लगाते थे, एंड यूजुअली जो ये क्रॉप्स थी ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लगाई जाती थी. देयर वाज अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, लॉट ऑफ टेक्निकल सपोर्ट नीडेड. द मेथड ऑफ कल्टिवेशन ऑल्सो यूज टू बी वेरी साइंटिफिक. हालांकि यहाँ पे लेबर बहुत लगती थी बट वो बहुत चीप लेबर थी, और ये यूरोपियंस ने मोस्टली उन्हीं कंट्रीज में इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया था जो उनकी स्लेव कंट्रीज थी. तो जो वहाँ के लोग थे वो एक तरह से चीप लेबर का काम करते थे. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच ने एस्टैब्लिश किया कोको एंड कॉफी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका. ब्रिटिश सेट अप लार्ज ट्री गार्डन्स इन इंडिया एंड श्रीलंका. They also had rubber plantations done in Malaysia and sugarcane and banana plantations done in West Indies. Spanish and Americans, they invested heavily in the coconut and sugarcane plantation in the Philippines. The Dutch also had the sugarcane plantation introduced in Indonesia. So you will see that ये सारे imperialist countries ने अपनी अपनी colonies में plantation agriculture को introduce किया गया था. After the independence of these areas, most of these plantations have been either taken over by the government, or many a times many of the private organizations also have taken control of these plantations. Some of the most important plantation crops are tea, coffee, cocoa, rubber, cotton, oil palm, sugarcane, banana, and the pineapples. The next primary activity is extensive commercial grain cultivation. So ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ग्रेन्स की कल्टीवेशन है. ऑफ कोर्स द व्हीट इज द प्रिंसिपल क्रॉप, बट कॉर्न, बाले, ओट्स एंड राई ऑल्सो आर ग्रोन. यूजुअली ये इस तरह की जो कल्टीवेशन है इट इज प्रैक्टिस्ड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड. सेमी एरिड लैंड जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं है. The size of such farms is very large and the plowing etc, the harvesting etc is completely mechanized, यानी कि बहुत अच्छी machines use की जाती है इस तरह के cultivation में. This type of agriculture is best developed in the Eurasian steppes, the Canadian and American prairies, the pampas of Argentina, the wells of South Africa, the downs of Australia, द कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड. ये क्वेश्चन अगेन आपको वहां पे एस्ट्रिक नजर आ रहा है स्लाइड पर. ये मैप क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 38 ऑफ योर एनसीईआरटी. दिस वर्ल्ड मैप इज गिवन जहां जिन जिन एरियाज में कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन प्रैक्टिस होता है. नाउ बिफोर आई मूव फर्दर आई हैव टू रिमाइंड यू, हम जितनी भी ये एक्टिविटीज कर रहे हैं अंडर द प्राइमरी एक्टिविटीज, आपको हर एक्टिविटी के बेसिक 5 फीचर्स याद होने चाहिए, प्लस वो किन एरियाज में प्रैक्टिस होता है. दिस हेल्प्स यू आंसर अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑन दीज एक्टिविटीज, एंड ऑफ कोर्स द एरियाज विल ऑल्सो हेल्प यू विद द मैप क्वेश्चंस. सो लेट मी प्रोसीड फर्दर, एंड दैट इज मिक्स फार्मिंग. मिक्स फार्मिंग एक ऐसा फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जो यूजुअली हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रैक्टिस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप and the eastern North America, parts of Eurasia, temperate latitudes of southern continents, etc. So normally you will find that the mixed farming is practiced on the farm size which are moderate, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, moderate size के farms में इसको practice किया जाता है. Wheat, barley, oats, rye, maize, fodder and root crops यहाँ पर उगाई जाती हैं. Fodder crops are an important component of the mixed farming. Crop rotation यानी कि हर बार चेंज करके किसी क्रॉप को लगाना. इंटरक्रॉपिंग
these play a very important role in maintaining the soil fertility. Soil की fertility बनी रहती है. And then another important feature that you must mention as a part of mixed farming is that यहाँ पर crop cultivation के साथ साथ animal husbandry भी practice की जाती है. Animal husbandry means that the animals like cattle, sheep, pigs and poultry, all these are also reared along with the cultivation. This is a very capital intensive kind of farming, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पैसा इसमें खर्च होता है. Chemical fertilizers के साथ साथ green manures भी यहाँ पर use किए जाते हैं. And usually the farmers' skill and expertise plays a very important role in the kind of productivity that you can get from such farming. So another kind of primary activity which we are going to study is dairy farming. I'm sure you are familiar to the word dairy, but here we are referring to the dairy in terms of a very advanced and efficient kind of rearing of the animals who can provide milk. It is a very capital intensive kind of farming. There are animal sheds, storage facilities for fodder, feeding. There are milching machines also. Therefore, it's quite an expensive kind of farming done. There's a lot of emphasis given on the cattle breeding, their health care, and many a times they keep dedicated veterinary services available 24 hours for such farms. Definitely, it is a very highly labor intensive kind of an activity because जो भी animals को rear किया जा रहा है उनकी feeding और milching में labor काफ़ी लग जाती है. And there are a few things which have helped in the expansion of the dairy farming. A better or improved transportation, refrigeration, pasteurization या preservation processes available हैं जिसकी वजह से milk और milk products बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते, उनकी shelf life increase हो गई है. इस वजह से अब dairy farms और ज़्यादा expand हो गए हैं क्योंकि अब एक farm से दूसरे areas तक, दूर दूर के areas तक milk और milk products को पहुँचाना easier हो गया है, faster हो गया है और वो milk ख़राब भी नहीं होता है. So the largest area region where this is practiced is the northwestern Europe. The second is Canada, and the third belt is the southeastern Australia, New Zealand, and Tasmania. Here comes another important primary activity. इसके ऊपर एक standalone question बहुत likely है, the Mediterranean agriculture. It is a very highly specialized commercial agriculture और जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, it is practiced in the countries on either side of the Mediterranean Sea in Europe. And usually this region is an important supplier of citrus fruits. यहाँ पे grapes की cultivation अपने आप में एक speciality माना जाता है. Best quality wines in the world with distinctive flavors are produced from these high quality grapes. And this grape cultivation is known as viticulture. यहाँ पर olives and figs भी बहुत ज़्यादा cultivate किए जाते हैं. Let's talk about another very important primary activity, that is market gardening and horticulture. This is a kind of agriculture which specializes in the cultivation of high value crops such as vegetables, fruits and flowers. Remember, this kind of agriculture is done only for the urban markets. यानी कि जो भी इन farms में produce किया जा रहा है वो urban areas में ही sell करने के लिए किया जा रहा है. It is both labor and capital intensive. It uses a lot of irrigational facilities, HYV seeds, fertilizers, insecticides, and a lot of greenhouse and artificial heating is also done for the colder areas which practice this kind of an agriculture. Usually it is practiced in the Northwest Europe, Northeast US and the Mediterranean regions. Netherlands specializes in growing flowers, especially tulips. So all over Europe, Netherlands से tulips जो हैं वो fly करके market किए जाते हैं. The regions where the farmers specialize in vegetables only is known as truck farming. Again ये 1 mark का question बनता है. ये truck farming इस word को क्यों बोला जाता है? Because the distance of a truck, the distance that the truck takes from the farm to the market is usually covered overnight. तो इस वजह से ये नाम दिया गया है. In addition to the market gardening,
another modern development in the industrial region of the Western Europe and North America is factory farming. फैक्ट्री फार्मिंग एक्चुअली लाइव स्टॉक फार्मिंग है, यानी कि पोल्ट्री और कैटल की फार्मिंग है. ये स्टॉल्स और पेन्स में किया जाता है, बट ये किया जाता है विद हेवी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर. तो इसलिए ये वर्ड गिवन है फैक्ट्री फार्मिंग. आई रिपीट, फैक्ट्री फार्मिंग में एक तरह से लाइव स्टॉक की ही रेयरिंग है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से with lot of capital investment. So now we have broadly discussed a number of types of primary activities. Let us look at the types of farming which can be categorized according to the farming organization. So farming organization का मतलब हुआ कि farmers कौन उस farm को own कौन करता है, who controls and manages that farm. हम इसको दो parts में divide कर रहे हैं. The first is the cooperative farming. कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब हुआ व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल दे कम टुगेदर, दे पूल इन देयर रिसोर्सेज वॉलंटरली एंड दे वर्क टुगेदर with the view that this kind of arrangement will be more efficient and profitable for them. और अगर इस तरह की कॉपरेशन फार्मिंग के लिए दिखाई जाए, यानी कि किसान इकट्ठे हो जाएं अपनी मर्जी से, सो दैट इज नोन एज द कोऑपरेटिव फार्मिंग. बहुत सारे फार्मर्स को लगता है कि अगर हम अपने छोटे छोटे फार्म्स को पूल इन कर लें और अपने रिसोर्सेज को भी पूल इन कर लें तो हमें आउटपुट यानी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज मिलेगी. देयर आर कंट्रीज लाइक डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली जहां पर कोऑपरेटिव्स बहुत सक्सेसफुली चलते हैं. इनफैक्ट डेनमार्क तो एक ऐसी कंट्री है जहां पे शायद हर फार्मर, ऑलमोस्ट एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. Another form of farming organization that can take place is collective farming. ये काफ़ी हद तक सोवियत यूनियन वाला मॉडल है कि जो फार्म्स हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यानी द गवर्नमेंट, दैट मीन्स द स्टेट, इट कंट्रोल्स द कंप्लीट फार्म, what will be produced, how and when will be produced, and then the entire people of that area, they work as a collective labor. एक वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है, कोलकोज. अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन है. ये मॉडल है कोलकोज मतलब कलेक्टिव फार्मिंग. इसका मतलब यही है जो मॉडल अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन ने इंट्रोड्यूस किया था कि सब लोग मिलकर खेती करेंगे. सो दैट इज पूलिंग इन ऑल ऑफ देयर रिसोर्सेज, बट द कंट्रोल इज दैट ऑफ द गवर्नमेंट. Now let me take you to another primary activity apart from the entire agricultural discussion that we've done, and that is mining. बेसिकली मिनरल्स मिलने के बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेवोल्यूशनराइज हो चुकी है. आपकी तो हिस्ट्री की स्टेजेस भी ऐसे ही हैं, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, यानी कि जैसे जैसे मिनरल्स मिलते रहे वैसे वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होता रहा. देयरफॉर माइनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. So let's first understand that what are the factors which affect the mining activities. There are two set of factors, physical and economic, जो ये अफेक्ट करते हैं कि कहीं पर भी माइनिंग ऑपरेशन प्रॉफिटेबली हो सकता है या नहीं हो सकता. ये अपने आप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी है. फिजिकल फैक्टर्स का मतलब हुआ जो उस डिपॉजिट के फैक्टर्स हैं, यानी कि जो मिनरल की हम बात कर रहे हैं उसका साइज, ग्रेड कैसा है और वो किस मोड में वहां पर अवेलेबल है. मोड्स ऑफ अकरेंस आपने क्लास 11th ज्योग्राफी में किया था. सेकेंड सेट ऑफ फैक्टर्स आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और वो कितना अमाउंट यानी वो कितना खर्चा लगेगा इस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेबर और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कितना आएगा इस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एंड देन ये मिनरल की क्या इकोनॉमिक वर्थ, वैल्यू उतनी है जितना खर्चा आएगा. सो अगर ये दोनों चीजें फेवरेबल होंगी तभी वो उस पर्टिकुलर एरिया में माइनिंग एक्टिविटी हो सकता है. There are two kinds of methods which are adopted for mining. The first is the surface mining. इसको हम open cast mining भी बोलते हैं. ये बहुत easy और cheap तरीका है माइनिंग करने का. इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो मिनरल्स हैं वो अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ऑलमोस्ट सरफेस के ही आसपास हैं, तो ऊपर से लेयर लेयर करके जो मिट्टी है उसको हटाया जाता है, डिग किया जाता है और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. द सेकेंड काइंड ऑफ माइनिंग मेथड इज द अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड. इसको शाफ्ट मेथड भी बोलते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनरल्स हैं वो शायद डीप डाउन इन द अर्थ सरफेस हैं, तो एक लिफ्ट की तरह से एक शाफ्ट बना ली जाती है
इफ यू कम टू पेज नंबर 42 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स, वहां पे एक डायग्राम भी है जिसमें वो शाफ्ट आपको समझाया जा रहा है कि क्या है. शाफ्ट इज अ काइंड ऑफ लिफ्ट. दैट मीन्स सरफेस से लिफ्ट लगाकर आप सरफेस की लैंड के इंटीरियर तक जा रहे हैं जहां पर वो मिनरल अवेलेबल है. अंदर जाकर फिर आप ड्रिल्स और ये सब मशीनरी से उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके वापस से सरफेस पे लेके आ सकते हैं. ऑफ कोर्स ये मेथड काफी रिस्की है because deep down the earth's surface there can be poisonous gases. Sometimes there are incidents of fires and floods. Even many a times the cave-ins can actually fall. जो शाफ्ट से आप सरफेस से नीचे अर्थ के डेप्थ में पहुंच गए, लेकिन अब डेप्थ में जाने के बाद में आपको हॉरिजॉन्टल खुदाई करनी पड़ेगी मिनरल्स को निकालने के लिए. तो कई बार क्या होता है कि वो जो आपने हॉरिजॉन्टल केव बनाई है नीचे जाने के लिए और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो ढह सकती है. हम उसको बोलते हैं इट कैन केव इन. एंड ऑफ कोर्स द फायर्स एंड फ्लड्स, दीज आर वेरी फ्रीक्वेंट रिस्क फैक्टर्स अटैच्ड टू द अंडरग्राउंड माइनिंग. Despite these risks, you will be surprised to know that there are many countries of Africa and some in South America and Asia जिनका 50% of the earnings minerals से ही आता है. So this continues to be one of the most important primary activity. Now I come to the conclusion of the video. I expect that the following things should be clear to all my students now. First is the meaning of economic activities, यानी कि वो human activity जो income से related है. हम इसको बहुत सारे पार्ट्स में करेंगे और हर पार्ट अपने आप में एक चैप्टर है. इस चैप्टर में हमने केवल प्राइमरी एक्टिविटीज को स्टडी किया. वी स्टार्टेड विद द स्टडी ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर जिसमें सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन, इसमें वीट जो है वो आपकी मेन क्रॉप रहती है, मिक्स्ड फार्मिंग जिसके अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग हो रहा है, प्लस ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी हो रहा है, डेयरी फार्मिंग विच इज रिलेटेड टू द मिल्क एनिमल्स रियरिंग. देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर जिसमें आपने विटीकल्चर किया जो कि मेडिटेरेनियन एरियाज में होता है, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर दैट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ओनली फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर द अर्बन मार्केट्स. And this is done in terms of, there are two terms that you've done here, the truck farming and factory farming. On the basis of the farming organizations, we can divide the farms into cooperative and collective farming. And the last part of the chapter was the meaning of mining, the factors affecting mining, the methods of mining, and the risks associated with them. With this, I am very sure that you are thorough with the chapter. At this point of time, students, I would surely suggest you to go completely in detail with your NCERT books also for the good preparation of your board exams. God bless you. Happy learning. Thank you.